बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीओपी कारगर ऑटो फाइनेंस का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, छोटा या बड़ा बिजनेसमैन या वो शख्स जो कार की ख्वाहिश रखता है और सैलरीड पर्सन है तो वो इस फाइनेंस के लिए दरख्वास्त दे सकेगा। इस वीडियो में आपको तमाम तर मालूमात फराहम की जाएंगी। इस लोन का मकसद ये है कि जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कोई कार हासिल कर सकें तो ये वाला जो फाइनेंस है ये उनके लिए नाफिज किया गया है। तो ये वाला जो फाइनेंस है उन लोगों के लिए है जो कार के लिए ख्वाहिश रखते हैं और कम डॉक्यूमेंट पर मकामी या गैर मकामी गाड़ियों को हासिल करना चाहते हैं। तो इस फाइनेंस की वजह से मैं आपको मुकम्मल तफसील से बता देता हूँ। इसके लिए मैं इसका जो कारगर फ्लेयर है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के ज़रिए आपको बता दिया है सारा का सारा मामला। पहला सवाल उन्होंने लिखा है कि बीओपी कारगर क्या है। बीओपी कारगर के ज़रिए मंदरजा झेल अफराद ऑटो लीज़ की सहूलत हासिल कर सकते हैं। तनख्वाहदार अफराद इसमें शामिल हैं, खुद मुलाजिम शामिल है, कारोबारी अफराद शामिल हैं, खुद मुलाजिम पेशा अफराद शामिल हैं। दूसरे सवाल में बताया है कि बीओपी कारगर के तहत कौन सी गाड़ियाँ लीज़ की जाती हैं, कौन सी गाड़ियाँ आप जो हासिल कर सकते हैं। आप तमाम गैर रजिस्टर्ड मकामी और बैनुल अक़वामी तैयार करदा असम्बल्ड गाड़ियों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, यानी कि मकामी गाड़ियाँ भी इसमें लोन में हासिल कर सकेंगे और बैनुल अक़वामी जो गाड़ियाँ हैं इंटरनेशनल हैं वो भी हासिल कर सकेंगे। सवाल नंबर 3, बीओपी कारगर के लिए लीज़ की कुल मुद्दत क्या है, यानी कि जो आपको रकम दी जाएगी इसकी मुद्दत क्या है। आपकी ज़रूरत के मुताबिक बीओपी कारगर की सहूलत 1 साल से 5 साल के लिए दी जा सकती है, यानी कि इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल के लिए होगी। सवाल नंबर 4 है, क्या मैं बीओपी कारगर के लिए दरख्वास्त देने का अहल हूँ। लीज़ की सहूलत हासिल करने के लिए आपको दर्ज अहलियत के मियार को पूरा करना होगा। यहाँ उन्होंने अहलियत की शर्त को बता दी है कि ये वाली अगर आपके अंदर 4 जो ये रोज़ में बताई गई चीज़ें, अगर आप तनख्वाह गुजार हैं या ज़ाती कारोबार हैं करने वाले हैं तो फिर आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। पहले हम तनख्वाह गुजार को सामने रखते हैं। यहाँ उन्होंने बताया गया तो तनख्वाह गुजार है तो उसकी उम्र 21 से 60 साल होनी चाहिए। मुस्तकिल मुलाज़मत कम से कम 1 साल, अगर तो आपने मुस्तकिल मुलाजिम ज्वाइन हो चुके हैं या अपनी कैरियर का आगाज़ कर चुके हैं तो आप कम से कम 1 साल मुस्तकिल मुलाजिमत में हो चुका हो। मोहताती मुलाजिमत यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है वो कम से कम 2 साल आपको ज्वाइन किए को हो चुके हों। तीसरे नंबर बताया कि तनख्वाह गुजार का तनख्वाह अकाउंट बीओपी या किसी और बैंक में होना ज़रूरी है, यानी क्या उसी जो लोन हासिल करने वाला है उसका जो खाता है वो बीओपी में होना या किसी कमर्शियल बैंक में होना ज़रूरी है, यानी कि जैज़ के किसी पैसा ये वाला अकाउंट नहीं कह रहे हैं बल्कि आपको कमर्शियल बैंक का कह रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड बैंक है, नेशनल बैंक है और हबीब बैंक है। इस तरह के जो बैंक है इसमें खाता आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद आमदन तनख्वाह में बताया कि मुस्तकिल मुलाजमत मुबल्लिग 30,000 रुपये, मोहदाती मुलाजमत मुबल्लिग 40,000 रुपये, यानी कि अगर आपकी मुस्तकिल मुलाजमत अगर 30,000 रुपये है तो तब भी आप अपीयर हैं। और अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो आपकी जो तनख्वाह है वो कम से कम 40,000 रुपये होनी चाहिए। अब ये तमाम तर जो रिक्वायरमेंट थी तनख्वाह गुजार के लिए थी दरख्वास्त देने के लिए जब अहल हो सकेगा। इसी तरह ज़ाती कारोबार करने के लिए ताजिर लोग के लिए आप उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट रखी है। उम्र की हद है 21 से 65 रखी है। तनख्वाह गुजार की निस्बत 5 से ज़्यादा है। कम से कम 1 साल मौजूदा कारोबार यानी कि कारोबार करते हुए 1 साल का तजर्बा हो चुका हो जिस भी कारोबार में है। उसके बाद मुबल्लिग 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा कमाता हो तो दरख्वास्त देने का अहल हो सकता है। सवाल नंबर 5 में बताया है कि लीज़ के लिए रकम पट्टा माल यानी क्या है। जवाब में बताया है कि मकामी गाड़ियों के लिए 20% है और गैर मुल्की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो होंगी उनके लिए 30% है। सवाल नंबर 6, लीज़ की सहूलत हासिल करने के लिए कौन से दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक टेबल में उन्होंने 3 कॉलम बना के 3 कैटेगरीज में अफराद को बांट दिया है और नीचे बता दिया है। अब जो भी वीडियो देखने वाला शख्स जैसा है वो इस टेबल के हवाले से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करेगा। पहले नंबर पे है तनख्वाह गुजार। आप तनख्वाह गुजार कौन से डॉक्यूमेंट इस दरख्वास्त के लिए फराहम करेगा तो अपीयर हो सकेगा यानी कि अहल हो सकेगा। शनाख्ती कार्ड की कापी, ताज़ा तरीन रसीद तनख्वाह, मुलाजमत सर्टिफिकेट, गुज़श्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, एक अदा तस्वीर,
2 ضامن کے شناختی کارڈ کی کاپی یعنی کہ جنہوں نے ضمانت دینی ہے۔ اب یہاں ایک چیز اہم ہے کہ ہم لوگ ایزی پیسہ جائز کا استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ایک بینک کا اکاؤنٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے۔ جب بھی آپ کبھی لون حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے کمرشل میں بینک جس میں بھی آپ کا کھاتہ ہوتا ہے اس کی آپ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، اس کا آپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اب بھی جائز کیش یا ایزی پیسہ کو یا چھوٹے موٹے جو بھی ہیں بینک فائنانس ہے میکرو والے وہ استعمال کریں، ان کو چھوڑ کے آپ کو کمرشل بینک میں آنا چاہیے تاکہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے اور آپ کو کل کوئی بھی اس قسم کی اسکیم کے لیے لون کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ لازمی مانگی جاتی ہے۔ آپ دوسرے نمبر پہ کاروباری آدمی ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوگی، گزشتہ 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، کاروبار جزاتی جو بھی وہ کر رہا ہے، 2 ضامن کی شناختی کارڈ کی کاپی یا جو گواہان ہوں گے اس کی تصدیق کریں گے، 2 ضامن چاہیے ان کے، 1 عدد تصویر چاہیے، کاروباری ثبوت ہونا چاہیے کہ اس کا کاروبار کس جگہ پر سٹیبل ہے، وہ اس حوالے سے ان کو پروف دے گا۔ تیسرے نمبر پہ خود ملازم ہے، پہلے نمبر پہ ہے شناختی کارڈ کی کاپی، گزشتہ 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ، کاروبار ذاتی، 1 عدد تصویر، پیشہ ورانہ ڈگری کی کاپی، 2 ضامن کے شناختی کارڈ کی کاپی۔ اب یہ والی آپ ڈاکومنٹ اگر خود کار ملازم ہے تو دینا ہوں گے۔ اب اس جو لیز ہے اس کا جو 7واں سوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سوال نمبر 7 ہے، لیز کی سود حاصل کرنے کے لیے مزید کیا رقم واجب الادا ہے؟ صارف کو ایک مرتبہ ناقابل واپسی پروسیسنگ فیس ادا کرنا ہوگی۔ پروسیسنگ فیس مبلغ 6000 روپے فی کیس، مبلغ 1500 روپے موٹر سائیکل کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کار کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ مبلغ 6000 روپے فی کیس کے حساب سے دینا ہوگی جو کہ ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ مبلغ 1500 روپے اگر آپ موٹر سائیکل لون کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 1500 دینا ہوگی۔ یہاں پہ انہوں نے فیمیل کے لیے کچھ کم رکھی، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو میل کے لیے انہوں نے پر کیس 6000 روپے رکھی ہے اور فیمیل کے لیے پر کیس 4000 روپے رکھی ہے اور موٹر سائیکل کے لیے 1500 روپے پروسیسنگ فیس رکھی ہے جو کہ ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ نمبر 8 ہے، ماہانہ قسط کی رقم کب جمع کرانا ہوگی؟ تو یہ بتایا ہے ہر ماہ کی 5 یا 5 سے پہلے کی تاریخ تک آپ کو ماہانہ قسط کی رقم بی او پی کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہوگی، یعنی کہ آپ کو جب اس لون کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ بی او پی کا جو کھاتہ بھی کھلوائیں گے اور جب آپ کا کھاتہ کھل جائے گا تو آپ ہر ماہ کی 5 تاریخ یعنی کہ مہینے کے آغاز سے 5 تاریخ تک آپ کے لیے 5 دن ہے جس میں آپ اپنی قسط کی رقم ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو اوور چارجز بھی لگیں گے، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 9 ہے، ماہانہ قسط کی رقم میں کیا کیا شامل ہے؟ کل ماہانہ قسط کی رقم میں اصل مارکب کی رقم اور انشورنس کی رقم شامل ہوگی، یعنی کہ جو آپ کو قسط ملتی ہے وہ اور اوپر جو مارکب ہوتا ہے وہ آپ سمیت جو ہے اپنی رقم جو بھی آپ کی قسط میں بنے گی ڈیوائیڈ ہو کے وہ آپ یعنی کہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، بیانے کی رقم میں کیا کیا شامل ہوگا؟ یعنی آپ اس فنانس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے بیانہ آپ کو کیا دینا ہوگا؟ رقم بیانہ میں پروسیسنگ اخراجات دستاویزات، پہلے سال کی انشورنس پریمیم اور پٹے کی رقم کے ساتھ ٹیکس اور چارجز جو گورنمنٹ لاگو کرے وہ آپ کو ادا کرنا ہوں گے۔ سوال نمبر 11 ہے، ماہانہ قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں کوئی جرمانہ واجب الادا ہے؟ جی ہاں، تاخیر ادائیگی کی صورت میں مبلغ 1 روپیہ فی 1000 جو کہ ادائیگی کرتے وقت تک واجب الادا رقم پر لی جائے گی۔ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے 10 قسطیں جو ہیں وہ ادا کر دی وقت پہ، اب 11ویں قسط آپ نے تاخیر کر دی ہے تو اب قسطوں کی کل تعداد جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے 10، تو 10 قسطوں تک جتنی بھی رقم آپ کی قسط کی آئے گی وہ فی 1000 کے حساب سے 1 روپیہ بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، اگر 30,000 روپے آپ ہر ماہ قسط دے رہے ہیں تو اوپر جو ہے فی 1000 کے حساب سے 30 روپیہ جو ہے فی 1000 جیسے یہاں پہ بتایا ہے 1 روپیہ فی 1000 وہ بڑھ جائے گا، اور یہ جب تک آپ کی باقی قسطیں ہیں تب تک وہ ساتھ میں لگا رہے گا۔ اس لیے اب اس کو بہتر ہے کہ آپ وقت پر جو ہے یہ قسط اس کی جمع کرائیے گا۔ سوال نمبر 12 ہے، پیشگی ادائیگی کی صورت میں کیا مزید کوئی اخراجات واجب الادا ہوں گے؟ جی ہاں، پیشگی ادائیگی کی صورت میں اصل رقم کا 5% جرمانے کے طور پر صارف کو ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ پیشگی پر جو انہوں نے رقم لینے کا یعنی کہ جو جرمانے کا کہا ہے وہ اصل رقم پر 5% جرمانہ آپ کو صارف کو یعنی کہ جو لون اپلائی کرے گا لیز کے لیے اس کو دینا ہوگا۔ کیا قرض کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بینک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلب کردہ دستاویزات کی غیر فراہمی کی صورت میں درخواست گزار کی درخواست کو مسترد کر سکتا ہے۔ یعنی کہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو درخواست دیتے ہیں
किसी भी लोन के लिए देते हैं तो उसमें अगर किसी किस्म की गलती है, कमी बेशी है या डॉक्यूमेंट उसके पूरे नहीं है तो बैंक किसी बगैर ऐलान के आपकी दरख्वास्त कैंसिल करने का हक रखता है। सवाल नंबर 14 है, लीज सहूलत से मुतल्लिक सारफ की क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं? सारफ के हकूक़ व फ़राइज़ दर्ज झेल हैं। ड्यूटी जिम्मेदारियाँ यहाँ पे बता देता हूँ। सारफ को तमाम मुतल्लिका मालूमात बवक्त फराहम करना होगी, यानी कि जब भी आपको तलब किया जाएगा आपने मालूमात उनको फराहम करनी है। लीज़ मुआहदे के तहत सारफ को तमाम रकम अदा करना होगी, यानी कि जो मुआहदा आप लीज़ के ज़रिए करने जा रहे हैं इसको पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। माहाना कटौती के लिए बैंक अकाउंट में मतलूबा रकम को यकीनी बनाना, यानी कि जो भी आपने किस्त अदा करनी है, आप जो भी BOP में खाता खुलवाएंगे आपकी हर वक्त इतनी रकम मौजूद हो कि बैंक जो है वो उसमें से कटौती करे तो आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद होना चाहिए। हकूक़ जो है वो आपके क्या है ज़िम्मा, शराइत और ज़वाबित में किसी भी तब्दीली का बयान होने के 30 यौम के अंदर नोटिस वसूल करना, बगैर किसी अदायगी के तखमीना अदायगी वसूल करना, बैंक अफसरान से कारोबारी औकात में रब्ता करना, यानी कि जब भी आपको बैंक तलब करता है या नोटिस देता है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको जाके सुने, उनके पास जाएं, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। सवाल नंबर 15 बताया है कि मज़ीद किसी भी इस्तफसार की सूरत में सारफ को किस से रब्ता करना होगा। अगर आपसे सारफ बैंक अफसरान से बज़ेर पर रब्ता कर सकता है। अमूमी सवालात के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई शिकायत आप यानी इतराज़ है तो आप ये जो इनकी उन्होंने दी है ईमेल, आप ये भी इस पे जाके मेल कर सकते हैं और अपनी जो शिकायत है उनको भेज सकते हैं। ये थे लीज़ के तमाम तर सवालात जो कि आपके सामने रखे हैं। अब आपके तमाम तर ज़हन में जो सवालात थे उसके जवाबात मिल चुके होंगे और इसके साथ मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है ताकि आप बेहतर तौर पे जान सकें। तो ये है इस लीज़ को हासिल करने का तरीका। अगर तो आप ये हासिल करना चाहते हैं तो मतलूबा डॉक्यूमेंट के साथ आप करीबी बैंक में जाके आप दरख्वास्त अपनी जो है वो जमा कर सकते हैं। आपकी दरख्वास्त को बाद में देखा जा सकता है। बाकी सारे जो सवालात थे और जवाबात आपको मिल चुके होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। घंटी का आपने इसलिए प्रेस करना है ताकि जब भी कोई वीडियो आती है इस हवाले से तो आप उसको बर वक्त देख सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।